Assalamu alaikum everyone. I hope everybody is safe and sound at home. Now, as I told you that our next topic is going to be human resources, and this video can be helpful to my students of first year, those who are in BS Political Science and Law as well. लेकिन एक बात मैं बताती चलूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कि जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सिर्फ लैंड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सिलेबस में शामिल हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा ही इस वीडियो में बताऊंगी बिकॉज आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू नो सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें या ना करें, दैट्स टोटली अप टू यू, लेकिन आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाना ज़रूरी है. तो आप यू कैन डेफिनेटली स्टिक टू योर स्मार्ट सिलेबस. As far as the other classes are concerned, they can make use of this video. You know, it's helpful for them, for those who have missed my lectures in the classes. एक बात और कहूँगी कि अगर इस वीडियो के दौरान आपको बैकग्राउंड में कोई थंपिंग की आवाज़ आ रही है तो आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प दैट. मेरे घर के साथ बहुत बड़ी डेमोलिशन एक बिल्डिंग की शुरू है एंड आई जस्ट कैन नॉट एस्केप दैट साउंड, सो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट. अच्छा, मज़ीद आपका टाइम नहीं ज़ाया करूँगी. ह्यूमन रिसोर्सेज, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना शुरू किया था. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स करने के बाद हम आ गए लेबर पर. ठीक है, अब लेबर या ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं? ये है, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री इंक्लूड द टोटल लेबर सप्लाई अलॉन्ग विद देयर एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन फॉर वर्क. यानी किसी भी कंट्री के ह्यूमन रिसोर्सेज में उसकी तमाम लेबर सप्लाई शामिल होती है, समेत उसकी एजुकेशन के, उनकी ट्रेनिंग के, उनका एक्सपीरियंस कितना है, वो किस डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर डिसिप्लिन से मुराद है किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, और उनका मोटिवेशन फॉर वर्क. इन सब को मिला जुला के हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, तो ये मतलब हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज का. अब बात आ गई इसकी कि लेट मी चेक माय पेपर. ओके, कि लेबर क्या चीज़ है? हाउ डू वी डिफाइन इट? लेबर मीन्स फिजिकल और मेंटल वर्क अंडरटेकन फॉर सम मॉनेटरी रिवॉर्ड. यानी लेबरर्स काम करते हैं, वो काम दो तरह के होते हैं, मेंटल या फिज़िकल. ठीक है, अब वो काम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करते, फ़ी सबीलिल्लाह नहीं करते, अल्लाह की राह में करते भी हैं कुछ लोग, लेकिन वो वॉलंटरी वर्क कहलाता है. ठीक है, जब वो रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते. लेकिन जब आप कोई काम करें, वो फिज़िकल हो या मेंटल हो, जिस पे दिमाग लगता हो, जिसमें आपकी हाथों से आपने काम किया है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स आप उसके अगेंस्ट वेजेस रिसीव करेंगे, तो वो काम फिर क्या कहलाएगा? लेबर. अब लेबर की एग्जांपल्स क्या हैं? कि कंस्ट्रक्शन वर्कर मेकिंग अ हाउस फॉर समवन. अगर कोई ठेकेदार किसी के लिए घर बना रहा है, वो उसके एवज़ अपने पैसे वसूल करेगा. ये एग्ज़ाम्पल है लेबर की. एक टीचर जो है टीच कर रही है अपने स्टूडेंट्स को, जैसे मैं आपको कर रही हूँ, तो ये एक लेबर है. इसके अगेंस्ट मुझे भी मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलता है मेरे इंस्टीट्यूशन की तरफ से. अब एक डॉक्टर है, वो अपने क्लिनिक में बैठ के अपने पेशेंट्स को ट्रीट करता है, तो हर पेशेंट से वो फ़ी चार्ज करता है, वो उसका मॉनेटरी रिवॉर्ड है. तो ऐसा तमाम मेंटल और फिज़िकल काम जिसके अगेंस्ट आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड मिले, मनी मिले, रिटर्न मिले, दैट इज़ कॉल्ड लेबर. यानी अगर अब एक ठेकेदार अपना ही घर बना रहा है, तो वो उसके लिए लेबर टेक्निकली नहीं कहलाएगा. अगर मैं अपने बेटे को, बेटी को बिठाकर पढ़ाती हूँ, तो वो लेबर नहीं है. ठीक है, वो अनपेड सर्विसेज चली जा रही हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट मैं किसी से कोई पैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही. इसी तरह डॉक्टर अगर अपने किसी फैमिली मेंबर का ख़ुद से इलाज कर रहा है, तो दैट विल नॉट बी टेक्निकली कॉल्ड लेबर. अच्छा, अब नेक्स्ट आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेबर. पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, लेबर इज़ मोर पेरिशेबल कंपेयर्ड टू अदर FOPs यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस. लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड और पोस्टपोन्ड. अब आप देखें, लैंड है, कैपिटल है, ये जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे,
इनके मुकाबले में लेबर जो है वो ख़त्म होने वाली चीज़ है। आप उसको स्टोर करके संभाल के नहीं रख सकते कि फ्यूचर में हम उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कैन आई सेव माई एक्सपीरियंस एंड नॉट वर्क एवरी डे एंड लेट्स से दैट आई विल बी एबल टू यूज़ इस आफ्टर 10 years? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। लेबर तो डरता ही इसी चीज़ से है कि कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि उसको अपना लेबर इस्तेमाल न करना पड़े, यानी वो बेरोज़गार हो जाए। तो लेबर जो है वो एक पेरिशेबल चीज़ है, वो ख़त्म हो सकता है एज कंपेयर टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका, लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर क्वाइट अनलाइक लैंड एंड कैपिटल फ्रॉम देयर ओनर। जैसे लैंड और कैपिटल है, ये इसका कोई ना कोई ओनर होता है। ठीक है, एन मुमकिन है आपकी कोई लैंड है किसी गांव में है या किसी और प्रोविंस में है और आप दूसरे प्रोविंस में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आप उससे किसी के ज़रिए काम ले रहे हैं। आपका कैपिटल है वो आपसे दूर है, ओनरशिप आपकी है, लेकिन आप उससे काम ले रहे हैं। लेकिन लेबर और लेबरर को सेपरेट नहीं किया जा सकता। फॉर इंस्टेंस, आई हैव टू टीच यू, यू कैन नॉट जस्ट टेक आउट माई स्किल आउट ऑफ मी एंड पुट इट सेपरेट, कि मैं ना मौजूद हूँ और मेरे स्किल और मेरी टीचिंग एबिलिटीज़ का आप फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये एक इसका पॉइंट है कि लेबर को आप लेबरर से जुदा नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लेबर इज़ लेस मोबाइल देन कैपिटल। laborers do not readily, okay, laborers होना चाहिए, I missed an R here, laborers do not readily want to go to other places। ये बात हम ने पढ़ी है लैंड के लिए कि लैंड इमोबाइल है। लैंड के ऊपर और लैंड के ऑन द सरफेस और अंडर द सरफेस जितनी भी रिसोर्सेज हैं जो कि लैंड का हिस्सा हैं, वो फिर भी किसी हद तक मोबिलिटी शो करती हैं, लेकिन लैंड इटसेल्फ इज़ इमोबाइल। इसी तरह कैपिटल भी मोबिलिटी शो करता है, लेकिन उसकी मोबिलिटी भी बाज़ वजह की वजह से रिस्ट्रिक्टेड होती है, ये हम आगे कैपिटल में पढ़ेंगे। लेकिन लेबर, क्या लेबर मूव कर सकता है? मोबाइल का मतलब है तो हाँ, मूव तो कर सकता है, बट इट इज़ लेस मोबाइल। 100% वो हर दफ़ा अपनी प्लेस ऑफ जॉब चेंज करने के लिए राज़ी नहीं होता। ठीक है, ये क्यों नहीं होता, ये आगे के टॉपिक में भी हम अभी क्लियर कर लेंगे इसको। सो मोबिलिटी ऑफ लेबर होती है, बट इट इज़ लेस। नेक्स्ट पॉइंट है कि वीक बार्गेनिंग पावर होती है लेबर की। Since labor can't be stored, so he is in a weak position to settle his terms of work। यानी आप लेबर को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, लिहाजा आप वो तो वेस्ट हो जाएगा अगर आप अपने लेबर को यूज़ नहीं कर रहे। अगर आपने स्किल, अपने एक्सपीरियंस, अपने टैलेंट को यूज़ नहीं कर रहे, इट विल गेट वेस्टेड। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम होता क्या है कि जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, आप उसको विलिंगली एक्सेप्ट कर लेंगे। आपके पास ये चॉइस नहीं होती कि आप ज़्यादा तनख्वाह के लिए ज़्यादा बहस व मुबाहिसा करें। हमारे जैसी हेविली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में तो लेबर की वैसे ही बड़ी वीक बार्गेनिंग पावर है। एक शख्स जॉब से इनकार करता है तो 10 क्या के लाखों लोग आगे मज़ीद मौजूद होते हैं जॉब्स के लिए यस करने के लिए। तो लेबर को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, इसीलिए इसकी बार्गेनिंग पोजीशन बड़ी वीक होती है। ठीक है, अब ये इन सारे पॉइंट्स में आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि लेबरर और लेबर में फ़र्क है। ठीक है, लाइक आई एम लेबरर and my teaching skill and my experience and my knowledge and my training is my labor। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने अपने जहन में रखना है इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए। नेक्स्ट है, लेबरर इज़ अ ह्यूमन बीइंग एंड नॉट अ मशीन। अब ये तो क्लियर है कि मशीन भी आपको काम करके देती है जो कि कैपिटल है, और लेबरर भी आपको काम करके देता है अपने लेबर के थ्रू। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि ह्यूमन बींग्स की अपनी फीलिंग्स होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको आराम की ज़रूरत होती है, वो बीमार भी हो सकते हैं। आप उसको मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस इन वर्क एफिशिएंसी। अब आपके जितने भी लेबरर्स होंगे, अगर उनकी एक ही जैसी ट्रेनिंग हो, एक ही जैसी उनकी एज हो, सारे फैक्टर्स एक जैसे हों, लेकिन फिर भी उनकी वर्क एफिशिएंसी
डिफरेंट होगी। कोई ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा और कोई कम काम करेगा, ठीक है। तो जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हाथ तो एक ही बंदे का होता है लेकिन 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। इसी तरह लेबर भी अपने काम में प्रोडक्टिविटी के एतबार से एक जैसा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन फ़र्क आ जाएगा। सेकंड आपका 7th पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेबर। देखिए, अब जैसे अब आप एक बाज़ार में एक चेयर लेने जाते हैं, वो आपको 3,000 रुपये की एक चेयर मिल जाती है। उसमें आपको बड़ा आसानी से पता चल सकता है कि भाई इसमें इतनी लकड़ी इस्तेमाल हुई है, इतना इसमें लोहा लगा हुआ है, इतना इस पे लेबर की कॉस्ट आई होगी, इतना पॉलिशिंग की कॉस्ट होगी, ये इसकी कुशनिंग की कॉस्ट है। तो चलो राउंड अबाउट आप उसकी ओवरऑल कॉस्ट का इजाफा अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप जाते हैं एक डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर आपसे 2,000 रुपये फ़ीस चार्ज करता है या 3,000 चार्ज करता है, देखता वो खाली आपको 10 मिनट के लिए, ठीक, या 20 मिनट या आधा घंटा, जितना भी वो टाइम आपको देता है, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी इस सर्विसेज प्रोड्यूस करने में उस शख्स पर, उस लेबरर पर कितनी कॉस्ट लगी है? उसने पिछले इतने सालों में उसकी एजुकेशन पर कितना लगा है, उसकी ट्रैवलिंग पर कितना लगा है, उसके खाने पीने का क्या ख़र्चा हुआ है, ये आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते। इसीलिए यहाँ लिखा है पॉइंट कि इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेबर। अच्छा, लेबर इज़ एन एक्टिव फैक्टर। ये अब आपने लैंड के लिए पढ़ा था ना कि लैंड इज़ अ पैसिव फैक्टर, कि लैंड में जितनी रिसोर्सेज शामिल हैं वो ख़ुद ब खुद आपको प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकती, लेकिन लेबर से आप अकेले काम ले सकते हैं, ठीक है। लेबर के साथ अगर आप कैपिटल ऐड कर दें, ये जो नेक्स्ट पॉइंट में भी कहीं ये बात होगी कि लेबर की प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाता है अगर आप उसे कैपिटल दे दें, ठीक। लेकिन बग़ैर कैपिटल के भी लेबर एक्टिवली अपना काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेबर क्रिएट्स कैपिटल। अब देखेंगे, दुनिया चल ही ऐसी रही है कि हम तमाम लेबरर्स जो हैं उनके ज़रिए कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती हैं। इसका मतलब कैपिटल इज़ अ क्रिएशन ऑफ लेबर। कोई जो भी कैपिटल है, मशीनें हैं, इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल है, उस पे किसी ना किसी का दिमाग और फिज़िकल वर्क तो लगा होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेबर क्रिएट करता है कैपिटल। हाँ, ये और बात है कि कैपिटल फिर मज़ीद लेबर की प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर देता है। लास्ट पॉइंट है आपका कि लेबर हैज़ अ डुअल रोल। लेबर इज़ नॉट ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट इज़ ऑल्सो द मेन रीज़न फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। काम करते भी हम हैं, काम करके चीज़ों को प्रोड्यूस करने वाले भी हम हैं, फिर उन चीज़ों और सर्विसेज को इस्तेमाल करने वाले भी हम हैं। लिहाजा जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो लेबरर्स के गिर्द ही घूम रही है, लेबर के गिर्द ही घूम रही है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इनका एक नहीं, इनके 2 रोल्स हैं, ठीक। तो ये थे आपकी लेबर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब ये वो टॉपिक्स हैं जिनका मैंने आपको कहा कि ये आगे के कि आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, बट नेवरदलेस इट्स नो हार्म लिसनिंग टू देम, स्पेशली फॉर माय BSN स्टूडेंट्स। अब ये है कि एफिशिएंसी ऑफ लेबर या प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं। मैंने अभी भी पीछे 1-2 दफ़ा ये लफ्ज़ यूज़ किया, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो आखिर प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी किसे कहते हैं। एफिशिएंसी ऑफ लेबर और प्रोडक्टिविटी इज़ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लेबर, यानी लेबर से एंड में कितनी प्रोडक्शन मिलेगी, कितनी पैदावार मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड हिज और हर एफिशिएंसी ऑफ लेबर, ठीक है। अब एफिशिएंसी को आप 3 तरीक़ों से समझ सकते हैं, या प्रोडक्टिविटी को ये 3 तरीके से आप समझ सकते हैं। सब पहले वाला है सेविंग ऑफ टाइम, कि अगर कोई लेबरर कम टाइम में ज़्यादा काम आपको करके दे रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव या ज़्यादा एफिशिएंट कहलाएगा। सेकंड, किस तरह आप एफिशिएंसी का मतलब समझ सकते हैं, प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी गुड्स। 2 बंदे आप लेकर आते हैं अपने घर में काम करने के लिए, ठीक है, दोनों को आप सेम पैसे दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, लेकिन उनमें से एक बेहतर काम कर रहा है और दूसरा कम बेहतर काम कर रहा है, तो डेफिनेटली जो ज़्यादा बेहतर कर रहा है आप कहेंगे ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है।
तीसरा पॉइंट है यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इनपुट्स, यानी ऐसा कोई लेबर हो जो कम अमाउंट में कम अमाउंट में रॉ मटेरियल और इनपुट्स यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन दे, ज़्यादा पैदावार दे, तो उसको हम ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा प्रोडक्टिव कहेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है आपके घर में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आते हैं, रेत और सीमेंट की बोरी पे बोरी ज़ाया किए चले जाते हैं, ठीक है, तो वो कहीं से भी एफिशिएंट या प्रोडक्टिव नहीं कहलाएंगे। दे विल बी कॉल्ड लेस एफिशिएंट, लेस प्रोडक्टिव। तो लेबर का प्रोडक्टिव होने से ये भी मुराद है कि वो कम अमाउंट में रॉ मटेरियल यूज़ करें। अच्छा, अब नेक्स्ट है, ये बहुत जनरल बातें हैं, डोंट बी स्केयर्ड बाय द लुक्स ऑफ इट। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लेबर की एफिशिएंसी को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे लेबर एफिशिएंट या इनएफिशिएंट हो सकता है। तो इनको 4 उसमें डिवाइड किया गया है। पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ द वर्कर, यानी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से लेबर एफिशिएंट होते हैं या इनएफिशिएंट होते हैं। वो क्या क्वालिटीज़ हैं? रेशियल एंड हेरिडिटरी क्वालिटीज़, वो कौन सी रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इनहेरिटेड तौर पर उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं। जैसे हमारे यहाँ जो नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग रहते हैं, वो फ़िज़िकल काम, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वो हमसे फ़िज़िकली ज़्यादा मजबूत होते हैं और वो ज़्यादा सख्ती वाले काम कर सकते हैं, ठीक है, फ़िज़िकल नौयत के काम वो बेहतर कर सकते हैं। तो इस पर आपकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है। सेकंड है हेल्थ एंड फिज़ीक, आपकी सेहत, ठीक है, आपकी जनरल फिज़ीक अगर अच्छी हो, आप हेल्दी हों, बिग एंड स्ट्रॉन्ग हो, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। पर्सनल क्वालिटीज़, पर्सनल क्वालिटीज़ में आप कह सकते हैं, लेट मी थिंक, हाँ, कि अगर आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं अपनी लाइफ में, जितनी ज़्यादा आप में ऐसी क्वालिटीज़ होंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है मोटिवेशन, कि अगर एक शख्स अपनी जॉब में सेटिस्फैक्शन फील करता है, ठीक है, ही इज़ हैप्पी विद हिज जॉब, उसका डेली मोटिवेशन लेवल हाई होगा और वो रोज़ाना जाकर बेहतर तौर पर काम करेगा, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आपकी जितनी बेहतर एजुकेशन होगी, आपकी जितनी ट्रेनिंग होगी, साथ ही नेक्स्ट वाला पॉइंट कह दूं, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा एक फील्ड में, जितनी स्पेशलिटी होगी उस पर्टिकुलर फील्ड में, आपकी फिर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब एक शख्स बेचारा जो अपने काम पर जाने के लिए रात को भूखा सोया हो और सुबह उसको 4 बसें बदल कर अपनी जॉब पर पहुंचना है, पहुंच तो वो जाएगा, लेकिन आगे क्या पूरा दिन वो प्रोडक्टिवली काम कर सकेगा एफिशिएंटली? काफ़ी चांसेस हैं कि वो नहीं कर पाएगा। इसके अगेंस्ट ऐसा शख्स जिसने रात को पेट भर खाना खाया है, वो अच्छे कंफर्टेबल तरीके से वो सोया है रात को, सुबह वो एक आधी बस उसने चेंज की है, या साइकिल पे आया है, या बाइक पे, या गाड़ी पे, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले वाले से ज़रा बेहतर है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अपनी जॉब पर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है आपका वर्किंग कंडीशंस एंड वेज लेवल। आपकी वर्किंग कंडीशंस एंड वेज लेवल में क्या आ रहा है? सबसे पहले है वर्किंग एनवायरनमेंट, कि अगर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट कंफर्टेबल है, ठीक है, अब वर्किंग एनवायरनमेंट में आपकी कौन से पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, वर्किंग एनवायरनमेंट में जैसे आपकी काम करने की जगह स्पेशियस है, सुकून है वहाँ पर, वेंटिलेशन है, लाइट का कोई मसला नहीं है, आपको रिफ़्रेशमेंट्स मिलती हैं, खाने पीने को, रेस्ट करने के लिए कोई जगह है, तो आपकी डेफिनेटली वर्किंग एबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, आप बेहतर तौर पर काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिवीज़न ऑफ लेबर, अगर आपके काम में, अगर काम को स्प्लिट किया जा सकता है पार्ट्स में, और हर पार्ट को करने वाला होगा डिफरेंट बंदा, जैसे आपको मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इसमें एग्जांपल देती हूँ कि गारमेंट फैक्ट्रीज़ में परचेज़ का, कटिंग का, स्टिचिंग, पैकेजिंग, फिर मार्केटिंग, इन सब चीज़ों के अलग अलग डिविजन्स होते हैं।
अलग अलग सेक्शंस होते हैं और हर बंदा इसमें एक्सपर्ट होता है। तो अगर काम ऐसा हो, लेबर की जो है वो डिवाइड किया जा सकता हो, तो फिर आपकी वर्क एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। इसी को अगर आप माइक्रो लेवल पर देखें तो एक टेलर के पास भी कटिंग के लिए मास्टर साहब होते हैं, स्टिचिंग के लिए नेक्स्ट एक्सपर्ट होता है, फिर उससे लेवल के नीचे छोटे छोटे काम जो हैं वो और लोग करते हैं। तो ये भी क्लासिक एग्जांपल है डिवीजन ऑफ लेबर की। तो जहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होती है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अच्छा, बेटर इक्विपमेंट या बेटर मशीन्स, जितना बेहतर कैपिटल होगा उतनी बेहतर एफिशिएंसी होगी। क्लाइमेट जितना टेम्परेट होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट जो होती है हॉट और ह्यूमिड, उसमें इंसान वैसे ही काम नहीं कर सकता। तो जितनी क्लाइमेट टेम्परेट होगी उतना आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। हाई वेजेस एंड गुड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ज़ाहिर है जहाँ पर आपको हाई वेजेस मिल रही हैं वहाँ पर आप ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। जहाँ पर आपको गुड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र कर रहे हैं, आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, ट्रैवल अलाउंस मिल रहा है, रेजिडेंस की आपको फैसिलिटी है, आपके बच्चों को लेट्स से फ्री एजुकेशन है, वहाँ पर आपकी सर्विसेज और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई लेवल की होगी। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि चांसेस ऑफ प्रमोशन, जहाँ पर इंसान को पता हो कि भाई मेरी मेहनत के एवज़ मुझे प्रमोशन मिलेगी, मुझे तरक्की मिलने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर तौर पर काम करेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी वर्किंग कंडीशंस एंड वेज लेवल। नेक्स्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। अब सोशल कंडीशंस ऐसी हैं कि जिन सोसाइटीज़ में ज़्यादा वेटेज दी जाती है कास्ट और क्रीड, या आपके सेक्ट सिस्टम को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, वहाँ पर आप एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा है आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक गवर्नमेंट आ रही है, दूसरी जा रही है, धरने चल रहे हैं, स्ट्राइक्स चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ख़राब हो जाती है, पीस की सिचुएशन ख़राब हो जाती है। डेफिनेटली ऐसी कंडीशंस के अंदर कोई भी लेबरर एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता। ठीक है। आगे आ गया आपका लास्ट वाला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशंस। एम्प्लॉयर कहते हैं जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, एम्प्लॉई कहते हैं जो काम जिसके लिए आप जो काम कर रहा होता है। ठीक है। लाइक आई एम, मेरा माई एम्प्लॉयर इज़ माई प्रिंसिपल एंड आई एम हिज एम्प्लॉई। तो अब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशंस फ्रेंडली हैं, वो आपके मसले मसाइल को समझते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, तब आपकी वर्क एबिलिटी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। लेकिन अगर उनका नेगेटिव रिलेशन है, आप पे बेजाज सख्ती, ज़बरदस्ती, आपके साथ रूड हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर एफिशिएंटली काम नहीं कर सकेंगे, आपका लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगा। लास्ट आ गई आपका ट्रेड यूनियंस। अगर ट्रेड यूनियंस जो हैं वो कोऑपरेशन के साथ काम करें अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, तो फिर डेफिनेटली उस फर्म या उस फैक्ट्री या उस ऑर्गेनाइजेशन की लेबर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपके ये ट्रेड यूनियंस ही मिलिटेंट सोच के हों, झगड़ा फसाद करने वाले हों, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ना क्रिएट करना चाहते हों, तो डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये थी आपकी वो तमाम पॉइंट्स जो किसी भी लेबर की एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, टू बी वेरी क्विक, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो, लेट मी चेक माय पेज, नो आई थिंक आई हैव टू डू दिस वन, कि लेबर की मोबिलिटी अभी हमने पढ़ी पिछले टॉपिक्स में कि लेबर की मोबिलिटी होती है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो ये तो मुझे आपको बताना मस्ट है कि लेबर की मोबिलिटी कहते किसको हैं। इट्स द एबिलिटी ऑफ अ लेबरर टू चेंज ओवर टू अ न्यू जॉब, न्यू पोजीशन, शिफ्ट टू अ डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्क। यानी अगर आप
एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चले जाते हैं, पे जॉब करते हैं, तो ये कहलाती है मोबिलिटी ऑफ लेबर या मूवमेंट ऑफ लेबर। अब मोबिलिटी लेबर की इन तमाम किस्मों की होती है। जोग्राफिकल मोबिलिटी, सिंपली अगर आप एक शहर से दूसरे शहर चले गए या एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले गए तो वो किस किस्म की मोबिलिटी कहलाएगी? जोग्राफिकल मोबिलिटी। जैसे पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से बहुत सारा पढ़ा लिखा जो तबका है वो और मुल्कों में चला जाता है काम करने के लिए। बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जोग्राफिकल मोबिलिटी, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और विद इन द कंट्री आप देखें तो आपके रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ जोग्राफिकल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है। देहात से लोग आते हैं बड़े शहरों की तरफ काम करने। दूसरे किस्म की होती है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब है कि आप अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लें, ठीक है। एक पोजीशन छोड़कर, आप एक तरह की जॉब छोड़कर आप दूसरी तरह की ज्वाइन कर लें। जैसे एक ड्राइवर जो है अगर वो क्लर्क का काम करना शुरू कर दे, एक डॉक्टर जो है वो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाए, ठीक है, ये ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहलाती है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं जब आप व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर हैविंग अ सिमिलर salary or status. For instance, like I am working as an assistant professor. If I move to another college with the same, in the same category, इसी status के साथ, इसी salary के साथ मैं किसी और institute को join कर लूँ तो ये क्या कहलाएगी? Horizontal mobility. Horizontal आपको graphs में भी मैंने बताया था ना, horizontal is like moving like this from one position to another in the same capacity. वर्टिकल मोबिलिटी क्या है? जिसमें प्रमोशन या शिफ्टिंग फ्रॉम जूनियर पोजीशन टू सीनियर पोजीशन इन्वॉल्व हो। फिर मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, लाइक अब मैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रही हूँ, अगर कहीं मुझे एसोसिएट प्रोफेसर की मिलती है, मुझे प्रमोशन मिलती है, तो मेरी एक पोजीशन ऑल टुगेदर इंक्रीज़ हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो इस टाइप की मोबिलिटी क्या कहलाएगी? वर्टिकल मोबिलिटी, जब आप एक लोअर पोजीशन से बेटर पोजीशन की तरफ जाते हैं। सोशल मोबिलिटी क्या है? इट इज़ लाइक मूवमेंट फ्रॉम वन सोशल क्लास और ग्रुप टू अनदर। जैसे एक फैक्ट्री वर्कर है, वो पढ़ता है, लिखता है और वो क्या बन जाता है? जर्नलिस्ट बन जाता है। तो ये क्या कहलाएगी? सोशल मोबिलिटी, ठीक है। सैडली हमारी सोसाइटी क्लासेस में तो डिवाइडेड है ना। हाँ, उसमें से अगर आप लोअर क्लास से अपर क्लास की तरफ आ जाते हैं, आपका सोशल स्टेटस ही ऑल टुगेदर बदल जाता है, तो वो सोशल मोबिलिटी कहलाएगी। दूसरी एग्जांपल भी आप ये ले लो कि जैसे एक ठेकेदार है, वो लॉयर के बतौर काम करना शुरू कर ले, तो वो सोशल मोबिलिटी कहलाएगी। अच्छा, अब कौन सी चीज़ें हैं जो मोबिलिटी को अफेक्ट करती हैं, यानी जिनसे मोबिलिटी ज़्यादा होने के चांसेस हैं? ये बहुत आसान पॉइंट्स हैं। वेज डिफरेंस, इट्स सो ऑब्वियस कि जहाँ तनख्वाह बेहतर होगी, सैलरी ज़्यादा होगी, वहाँ पे लेबर मूव करेगा। बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क, जहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट अच्छी होगी, सेफ़ होगी, वहाँ पर आप और कंड्यूसिव होगी, फ्रेंडली रिलेशंस होंगे एम्प्लॉयर के साथ, वहाँ आप डेफिनेटली जाना चाहेंगे। लेबरर का जिक्र है, ओके। अच्छा, एम्बिशियस, जो लोग बहुत एम्बिशियस माइंडेड होते हैं, उनके जहन में ये होता है कि बस आगे तरक्की से करते चले जाना है, इस वो डेफिनेटली अपनी सोच की वजह से जॉब्स स्विच करते रहते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब पर जंप करते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोबिलिटी शो करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो लोग बड़े कंटेंट नेचर्ड होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करके बस एक ही लाइन पर चलते रहते हैं, उनके लिए कोई रीज़न ही नहीं होता एक जॉब से दूसरी जॉब को स्विच करने का। सो द मोर एम्बिशियस यू आर, द मोर मोबिलिटी यू विल शो एज अ लेबरर। पीस एंड सिक्योरिटी, जहाँ ज़्यादा आपकी जान और माल को सिक्योरिटी मिलेगी, आप वहीं पर मोबिलिटी शो करेंगे। अगर आपको बहुत हाई वेजेस के साथ किसी वॉर जोन में भी जॉब मिल रही है, यू विल डेफिनेटली नॉट लाइक टू मूव देयर। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आपको पता है कि आप किसी ऐसी जॉब पे जा रहे हैं जहाँ पर जाना आसान है, पहुँचना आसान है, सड़कें मौजूद हैं, वहाँ से आप फैमिली के साथ इन टच रह सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जब दिल चाहे वापस आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा मोबिलिटी शो करेंगे। एजुकेशन,
जितने ज़्यादा आप पढ़े लिखे होंगे उतने ज़्यादा आप में ये एबिलिटी होगी कि आप नई नई जॉब्स के मुताबिक अपने आप को मोल्ड कर लें, उतना ज़्यादा आप अपने आप को उस ज़रूरत के मुताबिक ढाल लें, तो आप ज़्यादा मोबिलिटी शो करेंगे। अगर आप अनएजुकेटेड हैं, आपको नए स्किल्स सीखने पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए, तो आप अडेप्टेशन भी फिर शो नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये तो सीधी बात है। अगर आपको पता ही नहीं है कि कहीं पे जॉब्स आ रही हैं, आप न्यूज़पेपर, इंटरनेट और सोर्सेज से, अखबार के ज़रिए या वट एवर द सोर्सेज देर आर, आप अगर उनसे इन टच ही ना हो, आपको पता ही ना चले कि जॉब्स अब हैं, आ रही हैं, तो आप उन पे कैसे मूवमेंट शो करेंगे? सो यू हैव टू बी मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। लास्ट है आपका सोशल सेटअप। अच्छा, अब सोशल सेटअप ये है कि जहाँ पर कस्टम्स, ट्रेडिशंस आपके तरीके के मुताबिक ना हो, जहाँ ऐसे इलाके जहाँ पर आपके रस्म व रिवाज या आप जिस चीज़ से फेमिलियर हैं उसके अगेंस्ट है वहाँ का रहन सहन, लोगों का तरीक़ा कार, तो डेफ़िनेटली आप वहाँ पर मूव करना नहीं चाहेंगे। ऐसी जगह जहाँ पे कास्ट सिस्टम को बहुत या सोशल सेग्रीगेशन को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वहाँ पर लोग डेफ़िनेटली जाकर जॉब नहीं करना चाहेंगे। सही है, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो आपकी मोबिलिटी को फैसिलिटेट करते हैं या उसको नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, कुछ ऐसे थे इसमें से जो नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो है आज का, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लेबर की मोबिलिटी को रोकती हैं। ये सारे जो मैंने अभी पिछले पढ़े, ये सारे फैक्टर्स थे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द मोबिलिटी और इमोबिलिटी। ये मज़ीद ऑब्स्टिकल्स हैं कि कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। मैंने जो आपको कहा था कि लेबर की मूवमेंट, मोबिलिटी होती है लेकिन 100% नहीं होती, तो उसकी क्या वजह है? सबसे पहला पॉइंट है लव फॉर रिलेटिव्स, होम सिकनेस एंड सोशल टाइज। अब हम अपने माँ बाप से मोहब्बत, बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी, घर से कभी दूर नहीं रहे, और फैमिली वाले क्या कहेंगे, दोस्त अहबाब क्या कहेंगे, इन बातों की वजह से अक्सर व बेशतर हम एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहना नहीं चाहते। ठीक है। डिफरेंस इन क्लाइमेट, ये बात तो मुझ पे बहुत एप्लीकेबल है, इन द सेंस के आई एम वेरी यूज्ड टू द क्लाइमेट ऑफ माई एरिया। अगर मुझे किसी बहुत ही ठंडी जगह पर जाके बहुत अच्छी जॉब भी ऑफ़र हो, आई विल नेवर से येस टू इट, क्योंकि आई हेट विंटर्स, आई डोंट वांट टू लिव वेयर देयर इज़ स्नो। तो जहाँ पे क्लाइमेट डिफरेंस बहुत आ जाए वहाँ पर भी, या बहुत हॉट एरिया की तरफ भी, आपकी मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। लैंग्वेज बैरियर, आपको ऑल टुगेदर चाइनीज़ सीखनी है, जर्मन ज़बान सीखनी है या फ्रेंच सीखनी पड़ जाए, तो आपकी तो मोबिलिटी के चांसेस डे वन पे ख़त्म हो जाएंगे। लैंग्वेज इज़ अ बिग बैरियर विच डज़ नॉट लेट लेबर्स ईज़िली मूव। अच्छा, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ये जो मैंने आपको पहले कहा कि जहाँ पर जाने के लिए ही फैसिलिटी ना हो, तो वहाँ पर आप कभी भी, या मुश्किल रोड्स हों, मुश्किल रास्ता हो, आपको कश्ती में बैठ के जाना पड़े और आप ऑन टॉप ऑफ दैट आपको पानी से भी डर लगता हो, तो आप 100 दफ़ा सोचेंगे ऐसी जगह पर जाकर जॉब करने के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जितनी अच्छी होंगी, जितनी सड़कों का निज़ाम अच्छा होगा, जितना और भी इसके अलावा भी कनेक्शन के जितने तरीके हैं वो बेहतर होंगे, वहाँ पर मोबिलिटी ज़्यादा होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, अगर फॉर सम रीज़न गवर्नमेंट ही किसी शख्स पर या किसी ख़ास फील्ड के बंदों पर पाबंदी लगा दे कि भाई हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग, तो आप चाह भी रहे होंगे तो वो आपको वीज़ा ही नहीं देंगे। ठीक है, वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे वहाँ पर आकर जाना। तो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस एक वजह बन जाती हैं लेबर के इमोबाइल होने की। फिर है इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप इग्नोरेंट हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो डेफिनेटली मोबिलिटी नहीं होगी। डिफ़िकल्टी इन लर्निंग न्यू स्किल्स, ये जैसे पिछले टॉपिक में मैंने कहा कि आप
आप जिद्दत पसंद नहीं है, आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, आप नए हालात, नए ज़माने के मुताबिक अपने आप में चेंजेस नहीं ला सकते, नए तौर तरीके नहीं सीख सकते। जैसे हमारे यहाँ बहुत से ऐसे एजेड लोग हैं जिनको कंप्यूटर के यूज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये स्किल नहीं सीखेंगे, तो उनके लिए वैसे ही बहुत सारी जॉब्स के रास्ते बंद हो जाते हैं और उनकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होके रह जाती है। लैक ऑफ कैपिटल और लॉन्ग ट्रेनिंग पीरियड्स। बाज़ दफ़ा आपको कहीं मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपके पास वो ना हो, या आपको वहाँ मूव करने के लिए बहुत लंबे लंबे ट्रेनिंग सेशंस लेने पड़े, ट्रेनिंग के बहुत टाइम हो, तो ये बाज़ दफ़ा वजह बन जाती हैं लैक ऑफ मनी की वजह से, कि आप मोबिलिटी शो ना करें। लास्ट है आपका कास्ट सिस्टम, रिजिड सोशल ग्रुपिंग एंड ट्राइबल थिंकिंग। ये पिछले पॉइंट्स में भी मैंने बताया कि जिन इलाकों में कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, सोशल ग्रुपिंग हुई हुई है, ये उर्दू स्पीकिंग है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बलोची है, या वहाँ के लोग ट्राइबल थिंकिंग रखते हैं, प्रोग्रेसिव माइंडेड नहीं है, तो वहाँ पर आपकी ट्राइबल थिंकिंग, यहाँ पे आई वुड नॉट से लिखना चाहिए था, यहाँ पे आप कहें कि ऐसे लोग जो कि प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं करते, नए ज़माने के मुताबिक नहीं सोचते, हर एक को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तो वहाँ पर लेबर भी अपनी मोबिलिटी शो नहीं करता। एंड विद दिस वी कम टू आर दिस टॉपिक, labor and all the related topics. Hope you understood it well. Thank you.